नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने की हमारी आदत नहीं है और ना ही हम बड़ी बड़ी बातें करके भूमिका बनाते हैं। जिनको भी अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है वही वीडियो को लास्ट तक देखें। बाकी के फालतू लोगों का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, लगातार मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। बौद्ध भगवान का जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर। वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल देश में है। वहीं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये किस वंश के थे, तो इनका वंश था शाक्य वंश के थे। इनके पिता और भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे। शाक्य गणराज्य के राजा इनके पिता थे। माता का नाम था इनकी महामाया। और ये प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि इनकी माता किस वंश से बिलोंग करती थीं, तो इनकी माता का वंश था कोलीय वंश। कोलीय वंश से बौद्ध भगवान की माताजी थीं। वहीं इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी अल्प आयु में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और इनके पुत्र का नाम है राहुल। वहीं गुरु का नाम है आलार कलाम। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, यानी घर को त्याग दिया था। इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी, उर्वेला यानी बोधगया में, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था और इसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए इनके बौद्ध धर्म के प्रतीक भी देख लेते हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रतीक हैं कमल का फूल और बैल। ये दोनों इनके जन्म से संबंधित प्रतीक हैं। महावीर निष्क्रमण यानी इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, उसका प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोधि वृक्ष को उसका प्रतीक मानते हैं। इन्होंने जब पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, उसका प्रतीक पहिया है। और वहीं इनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप। अगला देख लेते हैं। इनके जो घोड़े का नाम था वो था कंथक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और इनके सारथी का नाम था चन्ना। हमने केवल उन्हीं पॉइंटों को लिया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यानी उनका जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऐसा किसी एक आध ही व्यक्ति के साथ होता है कि उसका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु केवल एक ही दिन हो, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय इनकी आयु 80 वर्ष की थी। ये प्रश्न अभी 2025 पैट में पूछा गया था कि मृत्यु के समय बुद्ध भगवान की आयु कितनी थी, तो 80 वर्ष उसका सही जवाब था। ये इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर या कुशीनारा में, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहीं इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध भगवान को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी। इतना आसान नहीं होता है। 29 वर्ष की आयु में ये घर से निकले थे और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में, यानी 6 वर्ष इन्होंने घोर तपस्या की, इधर उधर भटकते रहे। अगला है बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के मुख्य 4 सत्यों पर आधारित हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म कितने सत्यों पर आधारित है या कितने सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये 4 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला दुख था, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निदान होगा और चौथा दुख के निदान का उपाय होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है 3 पिटारियाँ या 3 टोकरियाँ, जिसमें त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है। 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। ये पूछा जाता है कि परमाणु परीक्षण किस मिशन के अंतर्गत किया गया, तो बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत। अगला है
बौद्ध धर्म से संबंधित उनकी संगतियाँ यानी जो समितियाँ इनकी हुई थीं उनके चारों के नाम यहाँ दे रखे हैं। इनसे प्रश्न बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं। चलिए हम इनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये सारी की सारी भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। ये कालाशोक इसके शासनकाल में हुई थी और सवा कामीर इसके अध्यक्ष थे। वहीं तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसकी अध्यक्षता की। कुंडनवल कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। वहीं कनिष्क इसके शासक थे और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए चारों बौद्ध संगति को हम ट्रिक से देख लेते हैं। सबसे पहले इंसान क्या करता है, अपना घर बनाता है और जब उसका घर बन जाता है फिर वो शादी करता है और शादी के बाद उसे एक साली मिलती है। तो सबसे पहले उसने गृह यानी अपना घर बनाया, फिर उसने शादी की, उसे एक साली मिली और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पुत्र भी हो जाता है। तो उसके बाद पुत्र हो गया और सब कुछ जब हो जाता है जीवन में तो आखिरी दिनों में इंसान वन में ही जाता है, यानी सबसे आखिरी में वन में तपस्या करने चला जाता है। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले घर, उसके बाद शादी, फिर साली और साली के बाद पुत्र और पुत्र के बाद वन, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे पढ़ के हमें याद नहीं होंगे। इन्हें हम क्वेश्चनों के माध्यम से याद करेंगे, जब ही हम आपको इनकी ट्रिक बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जो प्रश्न अब तक एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ यानी मौसी थी? तो महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, माता महामाया थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित हैं? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। तो इनकी माता का वंश था कोलीय वंश। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी पहली बौद्ध संगति। निम्न में से चेठिया गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला किस धर्म का एक त्यौहार है? ये बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है यानी उनके बचपन का नाम? तो सिद्धार्थ गौतम। अगला है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं? जब उन्होंने गृह त्याग किया था, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो गौतम बुद्ध का वंश था शाक्य वंश, जो इनके पिता का वंश था। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यानी धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला है सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो ये था अशोक। अशोक सबसे पहले बौद्ध धर्म का शासक बना था, बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था, मौर्य शासक था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो ये है हर्मीका। हर्मीका ये बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है रूमनदेई का अभिलेख। अगला है अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था? यानी पाटलिपुत्र में। तो पुत्र कब हुआ था? पहले घर बना था, पहला घर बना, दूसरा शादी हुई और फिर उसके बाद पुत्र हुआ, यानी तीसरी संगति। तो तीसरी संगति इसका सही जवाब है। अगला है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी
पाटलिपुत्र में, हमने अभी देखा था पुत्र के माध्यम से। अगला है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ संबंधित है, बोध गया संबंधित है, कुशीनगर संबंधित है, पावापुरी ये जैन धर्म से संबंधित है, महावीर स्वामी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। अगला है, उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा के अंदर है अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थित। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। सुभद्र ये गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम व्यक्ति था जिनको दीक्षित किया गया था। अगला है, किस धर्म के लिए, यहाँ एक प्रश्न और याद रख लीजिए कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहला व्यक्ति था इनकी मौसी। इनकी मौसी को सबसे पहले इन्होंने दीक्षा दी थी। अगला है, किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो ये बौद्ध संघ से संबंधित है विनय पिटक। आलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरुजी थे। बुद्ध भगवान के गुरु का नाम था आलार कलाम। अगला है, किसकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी के रूप में चुना गया? तो अशोक यानी बुद्ध, माफ़ कीजिए अशोक नहीं बुद्ध। अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो सबसे उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली के अंदर। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और वैशाली में बिताया था उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु। अगला है, किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो ये आए थे उदयन के शासनकाल में। अगला है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? ये अशोक के शिलालेखों से मिलती है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो पहली गृह बनाता है आदमी, घर बनाता है, तो पहला घर। अगला है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये थोड़ा किस वर्ष हुई थी, स्थान पर नहीं, किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पहले उपदेश की स्मृति में। अगला है, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ये है दूसरा, यानी सबसे पहला था दुख होगा, उसके बाद दुख का कारण होगा, यानी दुख का कारण। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामांकित किया? यानी अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? आनंद को, महाकश्यप को या उपाली को? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो ये थे देवदत्त। अगला है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो ये नज़दीक स्थित है वाराणसी के। अगला है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने किया था। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे?
यानी अगला अवतार कौन सा होगा भगवान बुद्ध का, तो इसे माना जाता है मैत्रेय को। जो अगले अवतार होंगे भगवान बुद्ध के उन्हें मैत्रेय कहते हैं। अगला है अनादात्मक किसका सिद्धांत है। अनादात्मक सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, तो ये बौद्ध भगवान से। अगला है निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं विनय पिटक में। प्यारे अभ्यर्थियों, हम और चैनलों की तरह फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो को लाइक करनी है तो आपकी मर्जी है, हम आपको बार बार बोलकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगला है बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय किस भाषा में है, तो मज्जिम निकाय है पाली भाषा में। अगला है बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है, तो पैदल मार्ग कहलाता है मेघी। अगला है राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कंचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है मध्यम निकाय में। अगला है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है, तो अभिधम्म पिटक में अशोक का उल्लेख मिलता है। अगला है किस बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए दैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो ये मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में। अगला है बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना हॉल। अगला है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है, तो लोमस ऋषि गुफा स्थित है आपके बिहार के अंदर। अगला है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो ये हैं सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में ये सम्महित हैं। अगला है जातक कथा का संबंध किस धर्म से है, तो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है किस राज्य में जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करने वाला भरहूत स्तूप स्थित है, तो भरहूत स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था, तो अजातशत्रु ने इसका संरक्षण किया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, तो दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और वहीं तीसरा अशोक के शासनकाल में। अगला है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो तृतीय बौद्ध संगति का अशोक के शासनकाल में, पहला अजातशत्रु के और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। अगला है कि शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चलिए हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ अशोक के शासनकाल में, और वहीं चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है भरहूत, हमने अभी पढ़ा था भरहूत है मध्य प्रदेश के अंदर। अगला है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था भरहूत का। अगला है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो ये प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, जिसने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। अगला है बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा का। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी बौद्ध भगवान को एक तो अवलोकितेश्वर और दूसरा किस नाम से जाना जाता है,
तो उनका दूसरा नाम था पद्मापणि। अगला है, महायान बौद्ध मत को की दो दार्शनिक शाखाएं थीं। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो बौद्ध मत से संबंध है महायान से माध्यमिका और योगाचार। अगला है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो ये ग्रीस से प्रभावित थी। निम्न में से कौन सा स्थान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सांची का स्तूप। अगला है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? तो ये स्थित है कारले के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप है बिहार के चंपारण में। अगला है, राम भर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रामभर स्तूप है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में होगा यह स्थान। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है गोपुरम। अगला है, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। अगला है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय में। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम किसी भी प्रश्न की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस हिसाब से प्रश्नों को लिया है कि सारे टॉपिक इन प्रश्नों के माध्यम से कवर हो जाएं, क्योंकि व्याख्या इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं। जब भी हम प्रश्न के फॉरम में क्वेश्चनों को देखते हैं तो प्रश्न अच्छे से याद होते हैं। चाहते तो हम कह देते कि 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं इनका उल्लेख, तो ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रश्न को पढ़ते हैं तो अधिक और लंबे समय तक याद रहता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। अगला है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किससे वसूल किया? तो भाग नामक कर वसूल किया था किसानों से। अगला है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा राजधानी थी सुरसेन की। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का गृह माना जाता है मथुरा, और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत अच्छे सुर निकलते थे। अगला है, चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये थे अवंती के राजा। अगला है, चंद प्रद्योत किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे गौतम बुद्ध के। देख लीजिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि हमने हर एक तरीके से प्रश्न शामिल किए हैं। बज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जब भी शादी होती है तो साली शादी में बहुत ज़्यादा बजती है, सबसे ज़्यादा डांस करती है और जीजा से सबसे ज़्यादा पैसे मांगती है, तो वैशाली साली सबसे ज़्यादा बजती है। अगला है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये थे अजातशत्रु। आपने देखा होगा इस तरह के रथ आपको बाहुबली में देखने को मिलते थे, उससे ही प्रेरित होकर बाहुबली में रथ बनाया गया था। अगला है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो ये है खारवेल का हाथी गुफा लेख। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीबत्ती किसकी राजधानी थी? तो सोथीबत्ती राजधानी थी चेदी की। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, कौन सा महाजनपद
गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था आपका अस्मक। अगला है कौशल महाजनपद वर्तमान भारत में किस राज्य का एक भाग है? तो कौशल भाग है उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कौशल राज्य में थे। अगला है हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? तो हर्यक वंश के पहले शासक थे बिंबिसार। अगला है निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, ये कहा जाता था बिंबिसार को। अगला है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इनका नाम था जीवक। अगला है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी ये उसका उदय हुआ था 6ठी शताब्दी में। 20 का सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं था। अगला है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो ये स्थानांतरित की गई थी पाटलिपुत्र में। अगला है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिब्रज। और कहाँ पर ये स्थानांतरित की गई थी? हमने अभी पढ़ा था पाटलिपुत्र में। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं बचेगा इसके बाहर एक भी प्रश्न बन जाए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो ये मारा गया था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और इसके पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या की। अगला है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? तो ये है वैशाली। अगला है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था महापद्मनंद, यानी महापद्मनंदा को अपरो परशुराम भी कहते हैं। अगला है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी के साथ प्रशासन के एक अन्य रूप के अधीन थी, जिसे कहा जाता था गणया संघ। अगला है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को जाना जाता था मगध के नाम से। अगला है पाटलिपुत्र से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी कौन सी थी? तो गांधार की राजधानी थी ऑप्शन सी तक्षशिला। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? धार, एक चीज़ याद रख लीजिए, तक्ष और शिला बोलते हैं पत्थर को, शिला पत्थर को। जब तक किसी औजार में धार नहीं होगी तो पत्थर को काटा नहीं जा सकता। पत्थर को काटने के लिए हमें धार चाहिए। अगला है प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने सहयोग दिया था? तो ये दिया था मगध साम्राज्य। अगला है मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद घिरा हुआ था गंगा और सोन नदी से। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? यह स्थित था राजस्थान के अंदर। अगला है राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो राजा अजातशत्रु थे हर्यक वंश के। अगला है गंगा और सोन नदी जैसी नदियों प्राचीन भारत के किस महाजनपद से होकर बहती थीं? ये हमने अभी पढ़ा था मगध। अगला है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा राजधानी थी अंग की। अगला है त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह।
त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई? तो पाली भाषा में हुई थी। त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध धर्म से। विश्व अस्थिर और क्षणभंगुर किस धर्म की विचारधारा से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की विचारधारा से। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ये देख लीजिए, प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मैत्रेय को। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है? ये आधारित थी ललित विस्तार पर। अगला है, एशिया का प्रकाश द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामांकित किया था? किसी को भी नामांकित नहीं किया था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर है कुशीनगर में। ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय कुशीनारा में किस वंश का शासक था? तो मल्ल वंश का शासक था बुद्ध की मृत्यु के समय। अगला है, बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। ये देख लीजिए, यहाँ ये दो नाम दे रखे हैं, सुभद्र और भद्रक। ये अंतिम व्यक्ति थे। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? वैशाली के अंदर। ये दोबारा रिपीट हो गया है प्रश्न। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती के अंदर। अगला है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौशाम्बी का भ्रमण किया? तो ये भ्रमण किया था उदयन के शासनकाल के दौरान। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, यानी उनकी मौसी। अगला है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की थी। अगला है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? ये दी थी आपके कपिलवस्तु के अंदर। अगला है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रमुख रूप से किसके संबंधित हैं? तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो संबंधित हैं आचरण की शुद्धता से। अगला है, गौतम बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ भिक्षु संघ की स्थापना की थी। ये स्थापना की थी सारनाथ के अंदर। अगला है, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के सारनाथ में पहले उपदेश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अगला है, धर्मचक्र परिवर्तन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सारनाथ के अंदर। प्रश्न वही है, घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। अगला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में हिरणयुक्त चक्र के द्वारा दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है प्रथम उपदेश के साथ। यहाँ आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली, हिरणयुक्त चिन्ह। अगला है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, वहीं बैल उनके जन्म का प्रतीक है। अगला है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। अगला है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अगला है, यह इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रमुख रूप से किससे संबंधित हैं? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम कभी भी फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आऊँगा और अगले टॉपिक की वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। जिसने भी अगला टॉपिक हमें वीडियो में बताया उसका संपूर्ण एक ही वीडियो में कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।